नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। कॉल के दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने जानकारी दी है कि उन्हें प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का फोन आया। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत ने लोकतांत्रिक, स्थिर और शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया। पीएम मोदी ने बताया कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। तो बांग्लादेश के पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। बांग्लादेश की स्थिति पर दोनों ही नेताओं के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवाड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। आइए आपको दिखाते हैं। श्री सोमेंद्र तोमर जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत श्री नरेंद्र भूषण जी, अवाड़ा ग्रुप के चेयरमैन श्री विनीत मित्तल जी, श्री अनुराग चौखनी जी, बांदा में वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सुनील पटेल जी, माननीय विधायक बांदा श्री प्रकाश द्विवेदी जी, प्रशासन और पुलिस के हमारे सभी अधिकारीगण, ऊर्जा विभाग के अधिकारीगण, अवाड़ा ग्रुप के सभी अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले जनपद बांदा के इस नए सोलर पावर प्लांट के विधिवत उद्घाटन के अवसर पर पूरे बांदावासियों को हृदय से बधाई देते हुए अवाड़ा ग्रुप को इस कार्य के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 70 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के इस नए प्लांट के उद्घाटन का यह अवसर उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एमओयू के सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर उतरने का एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह इन्वेस्टमेंट केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह लगभग 400 से अधिक रोजगार के सृजन का भी एक माध्यम है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के 2050 तक भारत को नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के उस अभियान का भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए अक्षय ऊर्जा के जिस स्रोत के माध्यम से 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के नए प्लांट के माध्यम से इस ऊर्जा को देश के अंदर स्थापित करने के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, अकेले अवाड़ा ग्रुप ने अब तक इस दिशा में 4 गीगावाट
के इस प्रकार के प्लांट के माध्यम से इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया है और मुझे प्रसन्नता है कि इस कंपनी ने, जो नोएडा बेस्ड कंपनी है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट में किए गए अपने वादे के अनुसार आज इस कार्यक्रम को वह आगे बढ़ा रही है और बांदा के इस नए सोलर प्लांट के उद्घाटन का कार्यक्रम आज हम सबके सामने वहां की जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह संपन्न हो पा रहा है। प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 22,000 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और इसके तहत 3 प्रकार की पॉलिसी हमारे यहां हम लोगों ने इसके लिए तैयार की है, जिसमें सौर ऊर्जा 2022, जैव ऊर्जा नीति 2022, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के क्रम में यह अभियान युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश ने 22,000 मेगावाट के जिस लक्ष्य को सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत निर्धारित किया है, इसके लिए 23,000 एकड़ लैंड बैंक को भी प्रदेश भर में यूपी नेडा ने चिन्हित किया है। कुछ नए प्रयोग भी इसमें करने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं, जिसमें प्रदेश के अंदर लगभग 3 दर्जन से अधिक जो बांध है, जलाशय हैं, इनमें फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने और इसके माध्यम से भी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्थापित करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है। प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीएम सूर्य हर घर मुफ्त योजना के अंतर्गत भी एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा चुकी है। प्रदेश के अंदर जिन 25 लाख घरों में ये सोलर पैनल स्थापित होने हैं, उनमें 18 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन पहले ही संपन्न हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों का अनुमान है कि 1500 मेगावाट इन परिवारों को हम लोग इस ऊर्जा के साथ जोड़ रहे हैं। सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 1500 मेगावाट कमर्शियल बिल्डिंग को भी हम सौर ऊर्जा प्लांट से आच्छादित करने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सामान्य घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के जिस कार्यक्रम को पहले ही यहां पे जारी किया है, इसमें नेट मीटरिंग के माध्यम से और कॉमर्शियल और औद्योगिक संस्थानों के लिए नेट बिलिंग की भी एक योजना को राज्य सरकार ने पहले ही लागू करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के इस अभियान को आगे बढ़ाने, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर तक ले जाने के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। बुंदेलखंड में जितनी संभावना है, उस संभावना को एक नए सिरे से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया गया है और केवल अभी जलाशय ही नहीं, हमारे पास बड़ी संख्या में जो हमारे प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे हैं, एक्सप्रेस हाईवे की लैंड का उपयोग करते हुए प्रदेश के अंदर प्रदेश की अन्नदाता किसानों के सिंचाई के लिए नहरों का एक बड़ा संजाल प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद है। पिछले
7 वर्ष में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी हम लोगों ने 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा नहरों के माध्यम से दी है। मेरा मानना है इनका भी उपयोग हम लोग सोलर पैनल के माध्यम से सोलर ऊर्जा के लिए कर सकते हैं, तो अतिरिक्त ऊर्जा के उत्पादन में भी यह हमें मदद देगी। मुझे विश्वास है कि जैसे अवाडा ग्रुप ने बुंदेलखंड में बांदा में रुचि लेकर के अपना एक सोलर प्लांट स्थापित किया है, जैसे उन्होंने इस सोलर प्लांट के लिए उपयोग में आने वाले पैनल के निर्माण का प्लांट भी प्रदेश के अंदर लगाने के अपने उस वायदे के अनुसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, ऐसे ही प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में अन्य संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत अवाडा ग्रुप इस दिशा में कार्य करेगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि प्रदेश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, इसके लिए प्रदेश सरकार के या प्रदेश के अंदर स्टेट स्किल मिशन के साथ जुड़ते हुए या यहां के इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ते हुए वहां पर जो बच्चे पहले से अध्ययन कर रहे हैं उनको भी अगर उनके स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हुए उन्हें भी हम इस कार्यक्रम के साथ। तो अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि अवाडा ग्रुप सोलर पावर को जो है उन्होंने वर्चुअली तौर पर जो है उसका शुभारंभ किया। और जो है साथ ही साथ अगली खबर का रुख करते हैं और साथ ही भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया। आइए आपको दिखाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में एक सर्वमान्य चेहरे के रूप में जिनकी पहचान थी, ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 6ठी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी का जो पैतृक गांव है वह उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के बटेसर में पड़ता है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहकर के संपन्न की और कर्मभूमि के रूप में अपने पैतृक जन्मभूमि के प्रदेश को ही अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन्होंने प्रारंभिक दीक्षा लेने के बाद राष्ट्र धर्म और अन्य विचार परिवार से जुड़े हुए प्रकाशन के साथ जोड़ करके एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सानिध्य में सार्वजनिक जीवन का शुभारंभ करते हुए
1957 में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर, जो आज श्रावस्ती लोकसभा सीट है, वहां से लोकसभा के सांसद चुने गए। लगातार 10 बार उत्तर प्रदेश के अंदर और देश की संसद में लोकसभा में जाने का, 2 बार राज्यसभा में जाने का अवसर सरदेव अटल जी को प्राप्त हुआ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार अटल जी ने लोकसभा के लिए, देश की संसद के लिए प्रतिनिधित्व किया और यहीं से उनका प्रतिनिधित्व देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल कैसे होना चाहिए, ग्रामीण विकास में विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना को आसान करने के लिए अंत्योदय की योजना को उन परिवारों तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुए, वो सभी अटल जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। सरदेव अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और देश की राजनीति में सार्वजनिक जीवन के लगभग 6 दशक एक निष्कलंक जीवन जीते हुए भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए 16 अगस्त 2018 को उन्होंने इस भौतिक जगत से अपना अवसान किया। आज सरदेव अटल जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके कविताएं भारतीय राजनीति के लिए उनके मूल्य और सिद्धांत सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। Hey mom! ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संघ मुख्यालय महाल नागपुर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। चप्पे में कोई ना कोई ऐसा नायक हुआ है जिसने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो उनकी संख्या भी बहुत है, परंतु केवल वे ही लड़े ऐसा नहीं है। तो सतत चलने वाले इस संघर्ष में सफलता की आशा तब दिखने लगी जब सामान्य व्यक्ति भी देश की स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर आ गया, आंदोलन में उतर गया। अनेक लोग जेल में गए,
बार बार कारावास भुगतने वाले भी बहुत लोग रहे और जिससे कुछ नहीं बनता वो भी स्नान गृह में दरवाजा बंद करके क्यों न हो, लेकिन वंदे मातरम कहता ही था। शक्ति जिसकी जितनी थी उतना उसने किया, लेकिन सबके मन की बात एक ही थी। और इसलिए देश में इस स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने वाला समूह और उनके पीछे पक्का खड़े रहने वाला सामान्य समाज, ये दोनों बातें जब बनी तब हमको स्वतंत्रता प्राप्त होगी। उनका हम स्मरण करते हैं, उनकी पुण्य स्मृति को हम वंदन करते हैं। साथ में यह भी हम समझते हैं कि बड़ी मेहनत से जो स्वतंत्रता हमने पाई वो पीढ़ी तो चली गई, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के ऊपर इस स्वतंत्रता को स्व के रंग में पूर्णतः रंगना और उसकी रक्षा करना, इसका दायित्व होता है। क्योंकि विश्व में सदैव ऐसे लोग रहते हैं जो अन्य देशों पर वर्चस्व चाहते हैं, उनसे रक्षा भी करनी पड़ती है, सतत सजग रहना पड़ता है। हमारी स्वतंत्र देश के लिए जिस प्रकार का रास्ता हमने तय किया उस रास्ते पर चलते रहना पड़ता है, उसके लिए संवैधानिक अनुशासन का पालन करना पड़ता है। तो फिर परिस्थिति के उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। परिस्थिति एक सी हमेशा नहीं रहती, कभी अच्छी रहती, कभी विकट रहती है, परंतु देश का सामान्य व्यक्ति भी, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, उस स्वतंत्रता की हमको प्राणपण से रक्षा करनी है। और स्वतंत्र में जो स्व है उसको अधिकाधिक प्रकट करना है। ये बातें मन में रखकर जब चलता है तो उसके कारण जो वातावरण बनता है उसमें स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। परिस्थिति आज हम देख रहे हैं, पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे, वहां रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। भारतवर्ष ऐसा है कि स्व की रक्षा और स्वयं की स्वतंत्रता इसका तो है ही दायित्व, हर एक देश का होता है। लेकिन भारतवर्ष की परंपरा यह रही है कि भारतवर्ष अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है। और इसलिए पिछले वर्षों में हमने देखा होगा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब जब जो संकट में था उसको मदद की। वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है इसको देखा नहीं है। जो संकट में है उसकी मदद करना, ये हमारा देश है, ऐसा हमको चलना है। सिर्फ दुनिया भर के दुख पीड़ितों के लिए हम करते हैं, हमारी सरकार भी करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।